तो रीडिंग ए और बी के बारे में भी आपको डिटेल टेक्निक्स है इसकी मैंने बताई हुई है कि आपने कैसे रीडिंग ए को अप्रोच करना है, कैसे रीडिंग बी को अप्रोच करना है। ए का मैंने आपको बताया हुआ कि आपने एक तो कोशिश करनी है कि अपना टाइम जो है ना वो 13 मिनट सोचना है, 15 मिनट नहीं सोचना कि मेरे पास 15 मिनट टाइम, आपने सोचना है कि मेरे पास 13 मिनट है। प्रैक्टिस से आपने अपना माइंड बनाना है, 13 मिनट के पेपर करना है। 13 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 मिनट आपने यूज करने स्कीमिंग के लिए, ठीक है, 2 मिनट आपने यूज करने हैं जो पैराग्राफ को मैच करना है, ठीक है, और 4 मिनट आपने यूज करने हैं जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हैं, और 5 मिनट आपने यूज करने हैं सेंटेंस कंप्लीशन, क्योंकि वो सबसे टफ होता है। अब ये चीज आपको पता चल गई। अब मैं आप बताने लगा हूं कि एग्जाम के अंदर जो आपने लिखना है वो कैसे लिखना है, ठीक है, वो आपका शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने लोगों ने असाइनमेंट्स की थी तो उन्होंने लंबे लंबे सेंटेंस लिखे हुए थे, तो लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने, शॉर्ट और प्रिसाइज। इसके अंदर ये है कि आपने 3 वर्ड से ज्यादा यूज नहीं करना, 3 वर्ड्स, अदर वर्ड्स में आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट और प्रिसाइज, तो 3 वर्ड्स। ओईटी ने कह दिया हुआ है कि 3 वर्ड से ज्यादा आप ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इफ इट इज नॉट इन द टेक्स्ट इट शुडंट बी इन योर आंसर। तो रीडिंग के अंदर ये है कि जो पैराग्राफ आपको 4 मिले हैं ना, अगर टेक्स्ट के अंदर वो चीज नहीं लिखी तो वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आप खुद से कोई आंसर नहीं लिख सकते अपने नॉलेज के लिहाज से, या आपको सेंटेंस जो ठीक लग रहा है यार इसके अंदर ये फिट कर दो, ये भी तो फिट कर बैठ रहा है, नहीं, जो पैराग्राफ के अंदर आपने लोकेट करना है ना आंसर, वो ही होना चाहिए, खुद से उसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ट्रांसफॉर्म, चेंज और पैराफ्रेज द टेक्स्ट। अब ऐसा भी नहीं कि आपने आंसर ढूंढ लिया, उसके अंदर वो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, आप कह रहे हैं यार इसका तो मजा नहीं आ रहा है, ये तो मुझे नहीं ठीक लग रहा, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वर्ड डाल देता हूँ या खुद से इसका कोई सेंटेंस बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह का भी कोई काम नहीं करना, होता है, करते हैं हम भी, मैं भी करता इनिशियली जब प्रैक्टिस करता था तो खुद से कुछ लिख देना साहब, नहीं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको ट्रांसफॉर्म और चेंज नहीं करना, सेम जैसा वो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट के अंदर वैसा क्या वैसा लिखना, ठीक है। और एक और मेन गलती जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के नंबर गलत होते हैं वो ये है कि डू नॉट रिपीट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। जो सिनोनिमस लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं, टेक्स्ट के अंदर फर्क है, क्वेश्चन के अंदर फर्क है, तो आपने आंसर के अंदर उसको दोबारा नहीं लिखना। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है ना, तो उसके अंदर अगर लिखा हुआ है मेनली, ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो पेपर आप देखिए उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट अब जवाब के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि वो मेनली उसने जिक्र कर दिया है। इस बात की समझ आ रही है सिस्टर? जी सर। डू नॉट रिपीट वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है ना, तो इसी चीज को समझना है, इसी से आपके नंबर बच जाएंगे। मैंने आपको पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि जितने एरर आप कम करेंगे उतने नंबर आपके ऊपर। अब ये एरर है, जवाब आपने सही ढूंढ लिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक्स्ट्रा वर्ड लिख लिया, उस एक्स्ट्रा वर्ड की वजह से क्या होगा कि आपका नंबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो राइटर ये समझ, एग्जामिनर ये समझेगा कि इसने क्वेश्चन को समझा ही नहीं पूरा, इसलिए जवाब बस तुक्के से ढूंढ लिया, किसी से पूछ लिया, ठीक है। बाद आपको पता है चीटिंग मैसेज चलती है, तो वो ये ज्यूम करेंगे कि इसने क्वेश्चन नहीं समझ रहा इसलिए वैसे जवाब लिखा है। डू नॉट राइट फुल सेंटेंस, मैंने पहले से बता दिया। स्पेलिंग आपने बहुत क्लोजली चेक करनी है, क्योंकि रीडिंग के अंदर स्पेलिंग के कोई बाकी नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई डबल एल डबल एस वाले वर्ड है उनके आगे चल जाएगा, कोई ऐसे वर्ड जिनकी जो ना वो कह रहे कि वॉवल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी आप मिस भी करते हैं तो वो मैटर नहीं करता, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहती है, मीनिंग ठीक रहते हैं, तो वो एक्सेप्ट हो सकता है आपका। लेकिन इसके अंदर नहीं, इसके अंदर आपने एग्जैक्ट वर्ड भी चूज कर लिया ना, लेकिन जल्दी में स्पेलिंग गलत लिखी है तो वो भी आपका गलत होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर दिया था तो ये गलतियां भी थी आपकी, इसलिए मैंने स्पेशली ये चीजें लिखी है। चेक योर आंसर्स आर लीजिबल। लीजिबल वही है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे मैंने अलग अलग लिखा ना ये रीजन, इसी तरह आपने वर्ड्स कोशिश करनी है कि जॉइनिंग लिखनी भी हो तो वो क्लियर वर्ड अलग अलग नजर जरूर आ रहा हो, वो ये ना कि 3-4 वर्ड इकट्ठे जैसे लिखे हो उनकी समझ ही ना, आपको समझ आ रही किसी और को समझ ही ना आ रही। ये हो गया रीडिंग ए के लिए आज की टिप्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं रीडिंग बी की तरफ। तो उसमें यह है कि ट्राई रीवर्डिंग द क्वेश्चन टू शॉर्ट विद अ वर्ड, यही चीज जो मैंने अभी आपको इधर बताई, ठीक है। क्वेश्चन इधर नीचे देख लेते हैं कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो क्वेश्चन है ना, अब देखिए रीडिंग लिसनिंग के अंदर एक अच्छी चीज है कि यहाँ के क्वेश्चन थोड़े से छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है, ज्यादातर 99% जो लिसनिंग के क्वेश्चन हो गए ना वो इससे ज्यादा नहीं होगी, 2-3 वर्ड और बढ़ सकते
इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे छोटे और हो सकते हैं, 4-4 वर्ड का क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। लेकिन जो रीडिंग है ना, रीडिंग बी के अंदर और सी के अंदर तो और कॉम्प्लेक्स हो जाना भी। रीडिंग बी के अंदर भी ना बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा होगा इसमें, ठीक है। अब आपने सीखना ये है अपनी ये जो वर्ड लिखा है ट्राई रीवर्डिंग द क्वेश्चन, मतलब उस बड़े क्वेश्चन को आपने छोटा करना है, ठीक है। आपको याद होगा रीडिंग बी के अंदर मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि आपने सब्जेक्टिव जो ऑप्शन है ना, जो सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको इग्नोर कर देना। जैसे इसका लिखा अकॉर्डिंग टू द नोटिस, अब एक्चुअली ये इसका क्वेश्चन से इतना मैटर नहीं करता, आपको भी पता है नीचे नोटिस ही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को समझते वक्त अगर आप ये पढ़ रही है ना, बहुत सारा टाइम मैंने भी बहुत ऐसे आई है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए शुरू से पढ़ना कि लिखा गया है, तो जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है ना क्वेश्चन रीडिंग के अंदर, उसको आपने इग्नोर ही करना ज्यादातर, ठीक है। मेन चीज को आप इसमें जाने को वो क्या है, जैसे लिखा हुआ द कोर्स इज ओनली अवेलेबल टू नर्स हु। अब ये इसमें भी जो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन होते हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई द कोर्स इज ओनली अवेलेबल टू नर्स हु, मुझे बताइए आप में से कोई इसका क्या मतलब है, इधर से लेके इधर तक का क्या मतलब है, आपको समझ आई इंग्लिश में पढ़ने से क्या है? कोर्स अवेलेबल है किसके लिए? किसके लिए, ठीक है। उर्दू में आपने बोला तो आपको आसान होगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आपने इसको और आसान करना है तो आपको मैंने ये चीजें बताई है ना, अगर हम इसके आगे विच लगा लें, विच कोर्स इज अवेलेबल टू नर्सेस, ठीक है, विच कोर्स कैन नर्स टेक, ठीक है। और आसान जितना आपको आसान लगे, मेन चीज है कि आपका ये ठीक होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये ठीक हो गया ना आपका क्वेश्चन बनाते वक्त, तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। आइसोलेट द कीवर्ड्स ऑफ डिफरेंस इन ईच आंसर ऑप्शन, वही बात, रीडिंग और लिसनिंग बी के अंदर काफी चीजें कॉमन है, इसके अंदर भी आपने ऑप्शन जो है ना, जैसे इसमें क्या है कि जो कीवर्ड्स आप हाईलाइट करते हैं वो आपको मैंने बताया वर्ब फ्रेज और नॉन फ्रेज होते हैं ना, उसमें से हम देखते हैं कि